बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 28 ऑफ पीएमसी नेशनल एमडीकैट 2021 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के सिलसिले के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आपने देखा था कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था। तो इस सिलसिले में हम कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और बकाया आज हम जिक्र करेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी पीएमसी नेशनल एमडीकैट 2021 के सिलेबस कंटेंट इस हवाले से एक्सप्लेन किए थे। उसको एक नज़र दोबारा देख लेते हैं और आपको बताते हैं कि इस लेक्चर में हम अभी क्या कवर करने लगे हैं। तो आप देखिए कि पीएमसी का जो नेशनल एमडीकैट 2021 का सिलेबस कंटेंट है उसमें यूनिट नंबर 9 के तौर पर लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स को एनलिस्ट किया हुआ है। और उसमें ये रिक्वायर किया गया कि न्यूट्रिशन, गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट को कवर करना है। तो इस हवाले से हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स कवर कर लिया था और आज हम ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को कवर करने लगे हैं। अब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पीएमसी के सिलेबस में नजर आ रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि डिस्क्राइब ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसमें आपने ऑस्मोटिक प्रेशर, जाहिर है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम इंडिविजुअली डिस्कस नहीं कर सकते, जब इसका जिक्र आएगा तो फिर बात दूर तक निकलेगी। यानी फिर आपको वाटर पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्रेशर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। और फिर यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि आपने इनको एनिमल्स के लाइफ प्रोसेसेस और प्लांट्स के लाइफ प्रोसेसेस दोनों के लिहाज से इसकी इंपॉर्टेंस को पॉइंट आउट करना है। फिर देखिए इसमें डिस्क्राइब वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट एंड जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन बच्चों आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर कर पाएंगे इनमें से वो वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट, जाइलम एंड फ्लोएम, और इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस हवाले से आपको डिफरेंट पाथवेज ऑफ ट्रांसपोर्ट भी एक्सप्लेन करते हैं। असेंट ऑफ स्टेप जो कि जाइलम के अंदर मूवमेंट होती है वाटर और मिनरल्स की, और ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट जो फ्लोएम के अंदर मूवमेंट है, इन चीज़ों को हम इस लेक्चर में कवर कर पाएंगे। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि जब यूं मूवमेंट बिटवीन प्लांट सेल या फिर उनके इन्वायरमेंट के दरमियान ये मूवमेंट हो रही होगी तो जो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर वाटर रिलेशंस डेवलप होते हैं, जिसमें वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। अगरचे पीएमसी ने अपने सिलेबस के अंदर सिर्फ सॉल्यूट पोटेंशियल का जिक्र किया है या ऑस्मोटिक पोटेंशियल का, लेकिन जाहिर है कि इसको हम वाटर पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के बगैर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और ये बड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज भी राइज होंगे। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमने इस लेक्चर में अचीव करना है। तो लेक्चर थोड़ा सा ये एमडीकैट के हवाले से लेक्चर लेंदी होता है, बाज़ बच्चे थोड़ा सा बोरियत फील कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए अगर आपने कंप्लीट मार्क्स गेन करने हैं तो आपको इन लेक्चर के अंदर जितने भी कंटेंट एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, आप यकीन मानिए कि अगर इनको अच्छी तरह से आप कवर कर लेंगे तो आपको किसी और चीज़ की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ से राइज होने वाले तमाम एमसीक्यूज़ आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपने पूरी तवज्जो से इस लेक्चर के ऊपर अभी फोकस करना है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड तक हम इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारी बात होगी अपटेक ऑफ मिनरल्स एंड वाटर बाय प्लांट रूट। प्लांट रूट के जरिए वाटर और मिनरल्स का अपटेक कैसे होता है। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था कि प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और बीइंग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दे आर कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ये एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं और उस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से फिर ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अपने बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने बॉडी के अंदर प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म इस तरह इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के जरिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करे, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और इस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर,
ये दो चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए मेनली रिक्वायर्ड हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट को एयर से मिल जाएगी, वाटर अगरचे सॉइल से मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि क्लोरोफिल बनाने के लिए या दीगर एंजाइम्स बनाने के लिए डिफरेंट काइंड के मिनरल्स प्लांट को रिक्वायर्ड होंगे। तो ये वाटर और मिनरल्स, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि प्लांट को सॉइल से मिलेंगी। तो इस वजह से सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल फॉर प्लांट जब भी आपसे पूछा जाए तो आपने सॉइल को कंसिडर करना है। सॉइल इज द सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट। अब सॉइल होती क्या है? सॉइल आमतौर पर इसे हम डिफाइन करते हैं, दिस इज अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। दिस इज अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की जो बिल्कुल टॉप लेयर होगी, अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, इन विच प्लांट्स कैन बी ग्रोन। क्योंकि अर्थ की पूरी लेयर्स में जितनी भी अर्थ की लेयर्स हैं उनके अंदर आप प्लांट्स को ग्रो नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि वो हार्ड होती हैं लेयर्स, या उनका टेम्परेचर सूटेबल नहीं होता, या फिर उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेटेड नहीं होता। तो इस तरह से जो सिर्फ अपर लेयर होगी अर्थ क्रस्ट की, तो उस अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट में जो कि सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी मौजूद होता है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के सॉइल ऑर्गेनिजम्स भी रह रहे होते हैं, वहाँ पर सॉइल एयर भी प्रेजेंट होती है क्योंकि पोरस होती है ये सॉइल। तो इस तरह से ये तमाम कैरेक्टर्स सॉइल को प्लांट की ग्रोथ के लिए फिट बना देते हैं। तो सॉइल इज द सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट। अच्छा, सॉइल से ऑब्टेन करने के लिए, इन वाटर और मिनरल्स को ऑब्टेन करने के लिए प्लांट का कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होगा? ऑर्गन ऑफ अपटेक अगर पूछा जा रहा है तो ऑर्गन ऑफ अपटेक के लिए आपने रूट को याद रखना है। प्लांट के अंदर देखिए बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे रूट के अलावा लीव्स भी हैं उसके पास स्टेम भी है, उसके पास फ्रूट भी है। लेकिन ऑर्गन ऑफ अपटेक फॉर वाटर एंड मिनरल्स ये रूट कहलाएंगे। लेकिन अगर आपसे ये ऑर्गन ऑफ अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाए फॉर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गन ऑफ अपटेक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो फिर रूट नहीं होंगे, वो लीव्स होंगे, क्योंकि लीव्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर सोर्स एयर है, तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ये एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन वाटर और मिनरल्स ये लीव्स के जरिए ऑब्टेन नहीं किए जा सकेंगे, क्योंकि इनका सोर्स सॉइल है और सॉइल के अंदर जो प्लांट का ऑर्गन पाया जाता है वो दरअसल रूट है। अब रूट की ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रूट को एडाप्टिव बनाती हैं एज एन ऑर्गन ऑफ अपटेक? तो आप उसमें याद रखो कि एक तो ये रूट अंडरग्राउंड पार्ट है, तो बीइंग अंडरग्राउंड पार्ट ये ऑर्गन ऑफ अपटेक के तौर पर एडॉप्टिव हो गया ये पार्ट। और दूसरा, यहां पर आपको सरफेस एरिया बहुत ज्यादा नजर आएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स मेक द रूट एडॉप्टिव एज एन ऑर्गन ऑफ अपटेक, तो आपने उसमें अंडरग्राउंड पार्ट होने का करेक्टर और साथ साथ लार्ज सरफेस एरिया दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको ऑर्गन ऑफ अपटेक होने के लिए कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो एडॉप्टिव बना रहे हैं, लेकिन अगर यहां पर कंपैरिजन हो जाए, यानी स्टेटमेंट में इस तरह से पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर दैट मेक द रूट एडॉप्टिव फॉर एज एन ऑर्गन ऑफ अपटेक, तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन हो जाए तो फिर आप किसको प्रेफर करेंगे? तो फिर आपने एज एन अंडरग्राउंड पार्ट इसका जो बिहेवियर है या इसका फीचर, ये आप देखें कि रूट को ज्यादा एडॉप्टिव बना रहा है एज एन ऑर्गन ऑफ अपटेक। वो इस वजह से कि सरफेस एरिया तो लीव्स का भी बहुत ज्यादा होता है, एरियल पार्ट्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रूट, तो फिर एरियल पार्ट्स ऑर्गन ऑफ अपटेक क्यों नहीं बन गए? तो दरअसल वजह यह है कि वो एरियल पार्ट सॉइल के अंदर मौजूद नहीं थे, तो लिहाजा जो पार्ट अंडर द ग्राउंड होगा तो वो पार्ट ज्यादा सुटेबल ऑर्गन ऑफ अपटेक होगा। लिहाजा अगर प्रेफरेंस इन दोनों फीचर्स में से पूछ ली जाए तो फिर आपने प्रेफरेंस अंडरग्राउंड पार्ट को देनी है। लेकिन वैसे इन जनरल पूछा जाए कि कौन से फीचर्स हैं जो रूट को एज एन ऑर्गन ऑफ अपटेक एडॉप्टिव बनाते हैं, तो फिर आप दोनों को इक्वली कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब देखिए रूट का जो सरफेस एरिया हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एनलार्ज है, तो किस तरह से रूट का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है? तो इसमें आप याद रखो कि रूट में
आपको दो फीचर्स ऐसे नजर आएंगे जो उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। नंबर 1, उसमें आप देखिए कि रूट में आपको एक्सटेंसिव ब्रांचिंग सिस्टम नजर आएगा, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग सिस्टम। तो ये जो रूट के अंदर एक्सटेंसिव ब्रांचिंग आपको दिखाई देती है, जैसे आप अगर ये टैप रूट को देखें, टैप रूट इस तरह की रूट होती है जिसमें आपको यूं एक मेन रूट नजर आ रही है, ऐसे करके ये मेन रूट, और उस मेन रूट से ये बहुत सारी ब्रांचेस आपको निकलती हुई नजर आ रही हैं। मेन रूट को प्राइमरी रूट कहा जाता है और उसके बाद फिर उनसे निकलने वाली ब्रांचेस को सेकेंडरी, फिर टर्शरी, इस तरह से नाम दिया जाता है। तो ये है एक टैप रूट। तो इसमें भी आपको कितनी ज्यादा ब्रांचेस नजर आ रही हैं। इवन अगर आप एडवेंटिशियस रूट पर गौर करें, एडवेंटिशियस रूट का मतलब ये होता है कि इसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की डिफरेंशिएशन नजर नहीं आएगी। यहां पर एक ही पॉइंट से सेवरल फिब्रस रूट्स ओरिजिनेट होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन बहरहाल यहां पर भी अगर आप नंबर ऑफ ब्रांचेस काउंट करने लगें, ये नंबर ऑफ रूट्स काउंट करने लगें, तो बहुत ज्यादा नंबर बन जाता है। यानी अगर आप ये रूट की तमाम ब्रांचेस को यूं निकाल कर हेड टू टेल जोड़ना शुरू करें तो ये कितने ही किलोमीटर्स का फासला तय हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ फिगर्स आपको बुक के अंदर मिल जाएंगी, खासतौर पर पंजाब वाली बुक के अंदर कुछ एस्टिमेशंस दी हुई हैं, उनको आपने याद रखना है। अच्छा, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग के अलावा यहाँ पर दूसरा और कौन सा फीचर है जो लार्ज सरफेस एरिया का सबब बन रहा है, तो वो आप देखिए कि रूट की सरफेस के ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जैसे रूट एपिडर्मिस कहा जाता है, तो रूट एपिडर्मल सेल्स में आपको कुछ इस तरह की एक्सटेंशन दिखाई दे रही हैं। दीज एक्सटेंशंस ऑफ द रूट एपिडर्मल सेल्स आर कॉल्ड रूट हेयर्स। तो ये जो रूट हेयर्स की प्रेजेंस है, ये भी इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का सबब बन रहे हैं। ठीक है, तो रूट हेयर्स एंड एक्सटेंसिव ब्रांचिंग सिस्टम, ये दो ऐसे फीचर्स हैं दैट एनलार्ज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट। तो इसमें यहां पर एमसीक्यू बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द रूट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द रूट। तो एक्सटेंसिव ब्रांचिंग सिस्टम एंड रूट हेयर्स, इन दोनों को कंसिडर करना है। अगर इन दोनों में भी कंपैरिजन हो जाए कि इन दोनों में से ज्यादा प्रेफरेबल कौन सा है, अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द रूट is more responsible for the large surface area of the root, या more surface area of root is provided by extensive branching system या फिर root hairs, तो फिर आप इसमें किसको प्रेफर करेंगे? फिर आप root hairs को प्रेफर करेंगे, क्योंकि एक एस्टिमेशन के मुताबिक एक एवरेज साइज के प्लांट के पास रूट हेयर्स उसकी रूट के अंदर इतने ज्यादा होते हैं कि अगर आप उसके रूट हेयर्स को रिमूव कर दें तो आप इमेजिन करेंगे कि तकरीबन कोई 67% उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो आपने अंदाजा लगाया कि एवरेज साइज का जो प्लांट था उसके रूट हेयर्स ने तकरीबन कोई 67% सरफेस एरिया रूट का ये रूट हेयर्स ने एस्टेब्लिश किया हुआ था। तो इस तरह से आपने ये याद रखना है कि रूट जो कि ऑर्गन ऑफ अपटेक है, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को अपटेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसके पास ये लार्ज सरफेस एरिया इन दो फीचर्स की वजह से एस्टेब्लिश हुआ है। अच्छा, अब आप आगे बढ़ते हैं। तो रूट के हवाले से देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि टू गेट मिनरल्स रूट मस्ट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन विच इज अचीव्ड बाय। अब यहां पर देखो कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहां पर सिर्फ पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो लार्ज सरफेस एरिया ऑफ रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अभी मैंने जिक्र किया था कि आपने रूट हेयर्स को भी कंसिडर करना है और आपने एक्सटेंसिव ब्रांचिंग को भी कंसिडर करना है। ठीक है, तो इस वजह से बोथ ए एंड बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाइट ऑफ द प्लांट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी लंबा हो, तो वो चूंकि अबव द ग्राउंड पार्ट होगा इस वजह से उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर अगर लेंथ ऑफ द रूट आता तो हम उसको भी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द रूट नहीं बल्कि हाइट ऑफ द प्लांट है, जिसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वाटर और मिनरल्स का जो अपटेक रूट के जरिए हो रहा है उसका मैकेनिज्म क्या है, और जब ये रूट के अंदर वाटर और मिनरल्स अपटेक हो जाएंगे तो फिर ये जाइलम तक कौन से पाथवेज से गुजर कर पहुंचेंगे, ये हमने कवर करना है। अच्छा, ये जिन टॉपिक्स का भी हम जिक्र कर रहे हैं ना, आपको ये टॉपिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक से भी कवर करने। अगर यहाँ से आप कवर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपका
कवर हो जाएगा। लेकिन साथ में एडवाइस करूंगा कि आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक से भी इन टॉपिक्स को जरूर कवर कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ मिनरल अपटेक, मैकेनिज्म ऑफ मिनरल अपटेक क्या है। याद रखो यहां पर कि मिनरल्स हमेशा वाटर के साथ ही अपटेक होते हैं, क्योंकि मिनरल्स सिर्फ वही अपटेक होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे। लेकिन मिनरल और वाटर के अपटेक में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, वो एक जैसे नहीं है। लेकिन मिनरल्स एंड वाटर अपटेक एक साथ ही होगा। जब हम मैकेनिज्म इनका बताएंगे तो अलग अलग बताएंगे, लेकिन इनका अपटेक याद रखिए कि एक साथ ही होना है। वो क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि ओनली दोज मिनरल्स कैन बी अपटेकन बाय द प्लांट विच आर सॉलेबल इन वाटर, ठीक है। मिनरल्स दैट आर सॉलेबल इन वाटर वो ही सिर्फ अपटेक हो सकेंगे। सॉलेबल इन वाटर कैन बी अपटेकन। लेकिन जो मिनरल्स वाटर के अंदर सॉलेबल नहीं होंगे, वो सॉइल पार्टिकल्स के साथ कंजुगेटेड स्टेट में होंगे, वो मिनरल्स प्लांट अपटेक नहीं कर सकेंगे। तो आप याद रखें कि ओनली द मिनरल्स दैट आर soluble in water can be uptaken by the root. The minerals which are in conjugated state with the soil particles, they cannot be uptaken. अच्छा, अब देखो ये जो मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन हो रही होगी, इस मिनरल की एब्जॉर्प्शन में मैकेनिज्म कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो इसमें डिफ्यूजन का मैकेनिज्म भी हो सकता है कि कोई मिनरल वो डिफ्यूज करके मूव कर जाए, जो कि बहुत कम होता है। मोस्टली मिनरल्स डिफ्यूजन के बजाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि मिनरल्स मोस्टली आयनिक स्टेट में होते हैं और आयनिक कंपोनेंट्स को मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती इजीली क्रॉस करने के लिए। मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल इन नेचर होती है और उसके अंदर फिर स्पेशल चैनल्स मौजूद होते हैं जिसके जरिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म होगी। सो बहरहाल डिफ्यूजन भी मेंशन किया जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सा इवेंट मिनरल अपटेक में इन्वॉल्व है, तो डिफ्यूजन को भी आपने कंसिडर करना है। तो डिफ्यूजन के जरिए हमेशा मिनरल्स हाई कंसंट्रेशन टू लो मूव करेंगे, लेकिन कोई बीच में चैनल इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन अगर किसी मूवमेंट में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है मिनरल की, लेकिन उसमें कोई चैनल या कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है मेम्ब्रेन की, तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी मिनरल की मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन्वॉल्व हो रही है, तो उसे फिर आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। आप इन तमाम टर्म से ऑलरेडी फेमिलियर हैं, तो ये इस तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहले वाले जो दो इवेंट्स हैं उसके बरक्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ये एनर्जी डिपेंडेंट है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द मिनरल अपटेक या विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ मिनरल अपटेक डिपेंड्स अपॉन द रेस्पिरेशन या डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी कंटेंट्स, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आपने कंसिडर करना है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए कि कुछ मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन कुछ सिम्बायोट्स के जरिए फैसिलिटेट हो रही होती है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के हवाले से ये जिक्र किया था कि प्लांट्स की रूट के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन पाई जाती है, और वो माइकोराइजल एसोसिएशन वैसे तो उसका एग्जैक्ट रोल अननोन है, बट अज्यूम किया जाता है कि कुछ मिनरल्स का अपटेक प्रमोट हो रहा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दोज माइकोराइजल एसोसिएशन। उनमें जैसे खास तौर पर आपने कॉपर के बारे में शुबह है कि कॉपर का अपटेक हो रहा है, कॉपर के साथ साथ आपने जिंक के बारे में याद रखना है, और साथ आपने फास्फोरस के बारे में याद रखना है। तो ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनका अपटेक ये सिम्बायोट्स के जरिए प्रमोट होता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, अब आप देखिए इस हवाले से एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ईच मिनरल बाय द रूट इज एसेंशियली इंडिपेंडेंट, देखो, ऑफ इट्स कंसंट्रेशन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द रूट। देखो, जब मिनरल अपटेक हो रहे होते हैं ना, तो उनकी कंसंट्रेशन बाहर कैसी है और अंदर कैसी है, इसके ऊपर तो रेट ऑफ अपटेक ऑफ मिनरल डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा और अंदर कम है, तो ऐसी सूरत में डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होना है, और अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना है तो उसके लिए जाहिर है कि बाहर कम और अंदर ज्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह आप याद रखें कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है इस फैक्टर से, ये ए ऑप्शन यहां पे बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए कि
essentially independent of the rate of absorption of the water. एग्जैक्टली देखो वाटर का जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, अगरचे वाटर मिनरल के साथ ही अपटेक हो रहा होता है, लेकिन जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल से हमेशा डिफरेंट होगा, दोनों इक्वल रेट पर एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इस वजह से हम यहां पर बी को कंसिडर कर सकते हैं एसेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और इसी तरह से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर मिनरल्स, देखो जो डिफरेंट काइंड के मिनरल्स है ना, उन सब का जो रेट ऑफ अपटेक है वो एक जैसा नहीं है, उसमें आपको रेट ऑफ अपटेक ऑफ एवरी मिनरल दूसरे से डिफर करता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि बी भी यहां पर कंसिडर किया जा सकता है, सी भी किया जा सकता है, देयरफॉर द राइट आंसर मस्ट बी बी एंड सी। ठीक है, तो बी केयरफुल। अच्छा, आप जुबान देखिए कि यहां पर वाटर का जो अपटेक हो रहा है वो किस मैकेनिज्म के तहत हो रहा है। तो वाटर का अपटेक आपको मैंने जैसे बताया कि मैकेनिज्म आपने डिफरेंट कंसिडर करना है, अगरचे मिनरल और वाटर का अपटेक होगा एक साथ, तो वो कौन सा मैकेनिज्म है, वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आप जानते हैं कि ये पर्टिकुलरली वाटर की मूवमेंट के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं। और एंडोस्मोसिस इसमें वो टाइप है जो अपटेक के दौरान इन्वॉल्व होगी। हालांकि ऑस्मोसिस दो किस्म का ना, एक एक्सोस्मोसिस, अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो वाटर की तो उसे एक्सोस्मोसिस कहते हैं, और एंडोस्मोसिस अगर इनवर्ड डायरेक्शन में हो तो अपटेक के दौरान अलबत्ता एंडोस्मोसिस इन्वॉल्व होगा। अगर ये ऑस्मोसिस एंडोस्मोसिस दोनों ऑप्शंस गिवन हो तो आपने प्रेफर एंडोस्मोसिस को करना है, ऑस्मोसिस को नहीं। लेकिन अगर ये एंडोस्मोसिस की टर्म नहीं है, यूं ऑस्मोसिस की टर्म गिवन है, मैकेनिज्म ऑफ वाटर अपटेक अगर पूछा जा रहा है आपसे, उसमें 7 ऑप्शन डिफ्यूजन या बाकी भी हैं, तो आपने फिर ऑस्मोसिस को पिक कर लेना है। ऐसा ना हो कि एंडोस्मोसिस की टर्म ना हो, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और साथ नन ऑफ देम दिया है और आप नन ऑफ देम की तरफ चले जाएं, तो ऐसी सूरत में गलती हो जाएगी। अगर ऑस्मोसिस ऐसी सूरत में मौजूद है तो आपने इसको पिक कर लेना है। अच्छा, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। देखिए एक और क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग अपटेक ऑफ मिनरल आयन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सिलेक्टिव एंड इज डिपेंडेंट ऑन। अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिपेंडेंट एक्टिविटी है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, असेंट ऑफ सैप के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, अपटेक ऑफ वाटर के साथ भी नहीं है। अगरचे वाटर के साथ ही अपटेक हो रहा होता है, यहां पर गलती का चांस होता है, कई बच्चे यहां पर अपटेक ऑफ वाटर को पिक कर लेते हैं, नहीं, आपने इसको इग्नोर कर देना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, तो इसमें ट्रांसपरेशन के साथ भी इसका कोई लिंक नहीं है। लेकिन अगर वैसे पूछा जा रहा होता कि Which of the following events influence upon, यहां पर अगर स्टेटमेंट को मैं चेंज कर दूं कि which of the following events influence upon the rate of uptake of minerals, यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बजाय अगर जनरली पूछा जाए भाई अपटेक ऑफ मिनरल्स में कौन कौन से इवेंट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो भाई उसमें असेंट ऑफ सैप भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, क्योंकि जिस रफ्तार से ये ऊपर की तरफ वाटर मिनरल्स मूव कर रहा होगा उसी तेजी से अपटेक भी हो रहा होता है, तो इसका भी असर होता है। इवन रेस्पिरेशन का भी जाहिर है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रेस्पिरेशन का भी असर होगा। और अपटेक ऑफ वाटर, अगर वाटर सॉइल के अंदर मौजूद है तो जाहिर है कि उसका अपटेक होगा, तो साथ मिनरल्स का भी अपटेक होगा, तो इसका भी असर हो रहा है। अगर सॉइल बिल्कुल डेफिशिएंट है वाटर के लिए और मिनरल्स जो हैं वो कॉन्जुगेटेड स्टेट में सॉइल पार्टिकल के साथ, जाहिर है वो अपटेक नहीं होंगे। और ट्रांसपिरेशन का भी बड़ा असर है, क्योंकि जिस तेजी से ट्रांसपिरेशन हो रही होगी उस तेजी से मिनरल्स का अपटेक भी हो रहा होगा। तो अगर वैसे इन जनरल पूछा जाए कि भाई इनमें से किसका इफेक्ट होता है मिनरल अपटेक पर, तो सबका होता है, लेकिन स्पेशली यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जिक्र हो रहा है तो आपने फिर रेस्पिरेशन को यहां पे कंसिडर करना है। ठीक है भाई जी। तो अब आप आगे देखिए कि जब ये वाटर और मिनरल्स अपटेक हो जाते हैं, तो मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि रूट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में आपको यूं इस तरह रूट हेयर्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशंस हैं। तो बुनियादी तौर पर वाटर और मिनरल्स रूट हेयर सेल्स सबसे पहले अपटेक करते हैं और उसके बाद फिर इन रूट हेयर सेल्स से वाटर और मिनरल्स को सबसे पहले जाइलम तक पहुंचना होता है और जाइलम से फिर ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। लेकिन रूट हेयर सेल से जाइलम तक की जो जर्नी है, इनकी जाइलम तक का जो इनका सफर है, वो कौन से रास्तों से तय होगा। ठीक है, तो वो रास्ते यहां पर पाथवेज कहलाते हैं। तो वो पाथवेज ऑफ ट्रांसपोर्ट
इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ना सिर्फ ये पाथवेज रूट में इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि आप अगर प्लांट में बाकी जगहों पर देखें तो वहां पर भी आपको ये पाथवेज मिलेंगे। बाज़ बच्चे समझते हैं कि चूंकि इन पाथवेज का जिक्र यहाँ रूट के साथ हो रहा है तो शायद ये पाथवेज सिर्फ रूट में मौजूद हैं, तो ये गलत फहमी निकाल दीजिए। ये पाथवेज ना सिर्फ रूट में होंगे बल्कि थ्रू आउट द प्लांट बॉडी ये पाथवेज मौजूद होंगे। अब ये टोटल 3 पाथवेज हैं। नंबर 1 इज एपोप्लास्ट पाथवे, सेकंड वन इज सिम्प्लास्ट एंड थर्ड वन इज द वैक्यूलर पाथवे। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? आप देखिए कि ये जितने भी प्लांट के एडजेसेंट सेल्स हैं, जैसे ये एपिडर्मिस है सबसे पहले, एपिडर्मिस के बाद फिर आपको अगला जो रीजन है वो कॉर्टेक्स की फॉर्म में नजर आ रहा है, और कॉर्टेक्स के बाद अगला रीजन एंडोडर्मिस है, और एंडोडर्मिस के बाद फिर आगे पेरिसाइकिल और ये जाइलम आ जाता है। आपको ये सीक्वेंस ऑफ टिश्यू भी यहां पर पता होना चाहिए। बाजुकात एमसीक्यू इस सीक्वेंस ऑफ टिश्यू का पूछ लिया जाता है कि भाई जब वाटर और मिनरल्स ये सॉइल से जाइलम तक पहुंचेंगे तो किस सीक्वेंस में ये सेल्स को क्रॉस करते हुए जाइलम तक आते हैं, तो आपको ये सीक्वेंस ऑफ टिश्यू जरूर पता होना चाहिए। अच्छा, तो अब देखो कि ये जितने भी प्लांट के एडजेसेंट सेल्स हैं इनकी सेल वॉल हाइड्रोफिलिक मटेरियल की बनी हुई हैं, और वो कौन सा हाइड्रोफिलिक मटेरियल है जो सेल वॉल में पाया जाता है? सेलुलोज। सेलुलोज आपके माइंड में आना चाहिए। तो सेलुलोज की बनी हुई ये जो सेल वॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं, तो जितने भी एडजेसेंट सेल्स उनकी सेल वॉल्स आपस में जुड़ी हुई हैं, लिहाजा एडजेसेंट सेल्स की सेल वॉल्स की आपस में इंटरकनेक्ट होने से, जैसे आपको ये जो रेड एरोज दिखाई दे रही हैं, तो ये सेल वॉल्स की आपस में कनेक्ट होने से एक पाथवे बनाते हुए ये एरोज दिखाई दे रहे हैं। दिस पाथवे विच इज फॉर्म्ड बाय द cell walls of adjacent cell, this is known as apoplast pathway। ठीक है, apoplast pathway को क्या डिफाइन किया जाता है? This is the pathway which is formed by the cell walls of adjacent cells। साथ साथ जितने भी सेल्स हैं उनकी सेल वॉल की फ्यूजन से ये पाथवे बना है, इसे एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। तो एपोप्लास्ट पाथवे में जैसे आपको ये रेड एरो शो कर रहा है कि जब वाटर और मिनरल्स अपटेक होने लगे तो कुछ वाटर और मिनरल्स ये इस एपोप्लास्ट पाथवे में आ गए, यानी सेल वॉल के अंदर आ गए, और सेल वॉल चूंकि हाइड्रोफिलिक थी तो सेल वॉल टू सेल वॉल अब इनकी आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट हो रही है। सेल वॉल टू सेल वॉल ये मूवमेंट कैसे होगी? दरअसल यहां पर एक इवेंट इन्वॉल्व हो रहा है, कहते हैं इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन, तो ये इम्बाइबिशन क्या चीज होती है? इम्बाइबिशन एक ऐसा इवेंट है जिसमें कोई हाइड्रोफिलिक मटेरियल किसी लिक्विड को यानी वाटर को वो अपटेक कर लेता है, सक कर लेता है, और फिर वो हाइड्रोफिलिक मटेरियल उस वाटर को अपने अंदर मूव करवाता है। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि ये जो बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला जो चॉक होता है, तो अगर आप उस चॉक को लेकर इस तरह से इंक में डिप करें, सपोज को ये चॉक है तो जिससे हम ये ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है, अब तो वो ब्लैक बोर्ड नापैद हो गए, अब व्हाइट बोर्ड्स या फिर ये इस तरह से मल्टीमीडिया स्क्रीन्स का ज़माना आ गया है। बहरहाल तो ये वो चॉक है जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था। तो अगर इसको हम ये इस तरह से इंक पॉट के अंदर यहाँ पे रखते हैं, ये आपके पास ये इंक पॉट है जिसके अंदर इंक है, तो ये चॉक को अगर थोड़ा सा यूँ डिप किया जाए तो आप देखेंगे कि ये इंक यहाँ पर चॉक में यूँ अपटेक होगी और आहिस्ता आहिस्ता ये इंक इस चॉक के अंदर ऊपर मूव करती जाएगी। असल में ये जो चॉक है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, और ये नीचे जो इंक है वो एक्वस मीडियम है, तो इस वजह से ये एक्वस मटेरियल इस चॉक के अंदर ये अपटेक होता चला जा रहा है। दिस इवेंट इज नोन एज इम्बाइबिशन। तो यहाँ पर एपोप्लास्ट पाथवे में भी इम्बाइबिशन का फेनोमेनॉन कार फरमा है। इसी वजह से ये वाटर और मिनरल्स सेल वॉल टू सेल वॉल यू मूव करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन इनका रास्ता एक जगह पर आकर ब्लॉक हो जाता है, और वो जगह कौन सी है? दरअसल वो जगह है एंडोडर्मिस। आप देख रहे हैं एंडोडर्मिस के अंदर ये ब्लैक ब्लैक सी आपको स्ट्रिप्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। असल में इन स्ट्रिप्स को कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर अक्सर एमसीक्यू बनता है। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप दरअसल एक हाइड्रोफिलिक मटेरियल की स्ट्रिप्स होती हैं, और वो हाइड्रोफिलिक मटेरियल एक वैक्स कंपाउंड है जिसे सब्बिरिन कहा जाता है। तो ये सब्बिरिन वैक्स की बनी हुई ये एक वैक्स कंपाउंड है, लिपिड की एक काइंड है ये। तो सब्बिरिन वैक्स की बनी हुई ये स्ट्रिप्स एंडोडर्मिस में लोकेटेड होती हैं। दीज स्ट्रिप्स आर कॉल्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। दीज स्ट्रिप्स टोटली ब्लॉक द एपोप्लास्ट पाथवे। लिहाजा जो भी मिनरल्स या वाटर एपोप्लास्ट पाथवे से गुजर रहे थे उनको लाजमी तौर पर यहाँ से अब एपोप्लास्ट पाथवे छोड़ना पड़ेगा, और वो एपोप्लास्ट पाथवे से अब ये वापस साइटोप्लाज्म के अंदर दाखिल हो जाएंगे, यानी सिम्प्लास्ट पाथवे में आ जाएंगे।
तो ये एपोप्लास्ट पाथवे आप याद रखें कि एंडोडर्मिस पर आकर इंटरप्ट हो जाता है। ये अलग बात है कि एंडोडर्मिस के बाद फिर दोबारा सेल वॉल के अंदर इनका अपटेक हो सकता है और एपोप्लास्ट पाथवे आगे भी बहाल हो जाएगा। बास बच्चे ये समझते हैं शायद एपोप्लास्ट पाथवे से एंडोडर्मिस तक है, उससे आगे नहीं है, ऐसा भी नहीं है। एंडोडर्मिस में आके ये पाथवे इंटरप्ट हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से ये पाथवे इंटैक्ट होगा। तो दरअसल इसका मकसद भी ये है कि जो वाटर मिनरल्स यहाँ पर सेल वॉल टू सेल वॉल मूव करते हुए जा रहे थे उनको किसी किस्म की चेकिंग का सामना नहीं था, क्योंकि बीच में कोई मेम्ब्रेन टाइप का बैरियर नहीं आ रहा था। लिहाजा उनको चेक करने के लिए एक दफ़ा साइटोप्लाज्म में भेजा गया है ताकि वो अपनी चेकिंग करवाएं और उसके बाद फिर दोबारा से उनको एपोप्लास्ट पाथवे में चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एपोप्लास्ट पाथवे वर्क कर रहा है। उसके बाद फिर सिम्प्लास्ट पाथवे, सबसे ज्यादा जो पाथवे यूज होता है ना वो सिम्प्लास्ट पाथवे। देखो जब वाटर मिनरल्स यहाँ पर रूट हेयर्स के अंदर एब्जॉर्ब होंगे तो ऐसी सूरत में आप देखें कि कुछ तो ये सेल वॉल के अंदर अपटेक हो गए थे, लेकिन बाकी ज्यादातर ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएंगे। और अब आप देखो कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्टेड है। आपको ये जो ब्रिजेस नजर आ रहे हैं ना बिटवीन द साइटोप्लाज्म्स ऑफ एडजेसेंट सेल, दीज ब्रिजेस आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। इनको क्या कहते हैं? Plasmodesmata. These are cytoplasmic strands that connect the cytoplasms of adjacent cells. So इस तरह से इन adjacent cell के cytoplasm के आपस में इंटरकनेक्ट होने से जो पाथवे स्टैब्लिश हुआ है उसे कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। तो सिम्प्लास्ट पाथवे सबसे ज्यादा यूज होने वाला पाथवे और ये पाथवे बिल्कुल कंटिन्यूअस होगा, लेकिन इस पाथवे में हर सेल से दूसरे सेल में जाते हुए बीच में मेम्ब्रेन बैरियर को फेस करना पड़ेगा और वो मेम्ब्रेन बैरियर हर दफा चेकिंग कर रही होती है। तो इस तरह से ये पाथवे अगरचे बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन ये डिफिकल्ट पाथवे और इसमें बार बार चेकिंग हो रही है मटेरियल्स की। लेकिन एपोप्लास्ट पाथवे वो पाथवे बहुत इजी पाथवे था, बगैर किसी चेकिंग के ये वाटर मिनरल्स मूव करते हुए जा रहे थे। इसी वजह से फिर उनको कैस्पेरियन स्ट्रिप की रुकावट का सामना करना पड़ा और वो वहां से फिर सिम्प्लास्ट पाथवे में दाखिल हुए। अच्छा, फिर वैक्यूलर पाथवे। देखिए प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़े साइज का वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है ना, तो इस वजह से जब ये वाटर मिनरल्स अपटेक होते हैं किसी भी प्लांट सेल के अंदर तो कुछ तो यूं एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में आगे मूव करते रहते हैं, लेकिन कुछ स्टोर भी हो जाते हैं टेम्परेरली और फिर जरूरत पड़ने पर वो दोबारा वैक्यूल से निकलते हैं और फिर दोबारा सिम्प्लास्ट को क्रॉस करते हुए अगले सेल में दाखिल होंगे और अगले सेल में भी जितने भी वाटर मिनरल्स होंगे उनमें से भी बाज उस सेल के अंदर स्टोर हो सकते हैं। तो इस तरह से ये चूंकि सेल के अंदर एक लार्ज साइज का वैक्यूल होता है तो इस वैक्यूल के अंदर कुछ मटेरियल स्टोर होते हैं और वहां से फिर वो निकल कर दूसरे सेल के वैक्यूल में चले जाते हैं। अगरचे वैक्यूल्स का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, इन मटेरियल्स को एक सेल के वैक्यूल से दूसरे सेल के वैक्यूल में पहुंचने के लिए दरमियान में सिम्प्लास्ट से या फिर एपोप्लास्ट से जरूर गुजरना पड़ता है। लेकिन चूंकि वैक्यूल एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है प्लांट सेल के अंदर, तो इस वजह से इस पाथवे को एक अलग पाथवे बाज लोग कंसिडर करते हैं और बाज लोग इस वैक्यूलर पाथवे को सिम्प्लास्ट पाथवे का भी हिस्सा मानते हैं, यानी वो वैक्यूलर पाथवे को अलग कंसिडर करने के बजाय सिम्प्लास्ट में ही उसको शुमार करते हैं। तो बहरहाल आपने यहां पर देखना है कि हमारे पास बुक के अंदर ये वैक्यूलर पाथवे सेपरेट पाथवे के तौर पर है, तो आपने इसको थर्ड पाथवे के तौर पर कंसिडर करना है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाए कि भाई इनमें से कौन सा पाथवे है जो दूसरे पाथवे के अंदर मर्ज हो सकता है, तो वो वैक्यूलर पाथवे और वो किसके अंदर मर्ज हो सकता है, वो सिम्प्लास्ट पाथवे के अंदर मर्ज हो सकता है। लेकिन यहां पर फिलहाल अलग अलग ये पाथवेज गिवन है। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास ये एक क्वेश्चन सामने आ रहा है कि द आयंस मूविंग इन द एपोप्लास्ट while its transport from root hairs to the xylem can only reach to the। अब देखो एपोप्लास्ट, मैंने अभी आपसे कहा कि एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए जो मूव कर रहे थे वो कहां तक पहुंच पाएंगे, वो दरअसल सिर्फ एंडोडर्मिस तक पहुंच पाएंगे, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वहां से फिर उनको सिम्प्लास्ट में दाखिल होना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो आगे जा सकते हैं। अगरचे यहां पर देखो मैंने आपसे कहा था कि पाथवे आगे भी ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, लेकिन चूंकि एक दफा तो उनको सिम्प्लास्ट में दाखिल होना पड़ता है, इस वजह से हम यहां पर जाइलम वेसल के बजाय एंडोडर्मिस को ऑप्ट करेंगे। जी बेटा, इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम का टॉपिक भी शामिल है। तो इन जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज में क्या फर्क है और फिर इनके थ्रू जो वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स की मूवमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है। देखो ये जो
जाइलम है, जाइलम सबसे पहले हम देखते हैं दोनों टिश्यूज को, ये जो जाइलम और फ्लोएम है इन दोनों को बेसिकली कंडक्टिंग टिश्यूज कहा जाता है या फिर इनको वेस्क्यूलर टिश्यूज भी कहा जाता है। दीज आर एक्चुअली कंडक्टिंग या फिर वेस्क्यूलर टिश्यूज ये कहलाते हैं, इनके जरिए मूवमेंट हो रही है। तो ये कंडक्टिंग या वेस्क्यूलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें पहले आप जाइलम को देखिए कि जाइलम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। पहली बात आप ये याद रखिए कि जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स होने का मतलब है कि इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। अभी आप देखिएगा डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से ये मेडअप है, और वो टिश्यू जो सेम काइंड ऑफ सेल से कंपोज्ड होता है उसको सिंपल टिश्यू कहते हैं। बट जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एंड सेकंड थिंग इज इट इज अ परमानेंट टिश्यू, यानी इट लैक्स द पावर ऑफ सेल डिवीजन। ये ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें सेल डिवाइड नहीं करते। जो पावर ऑफ सेल डिवीजन रखने वाले टिश्यूज होते हैं दे आर एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन द प्लांट बॉडी। तो ये परमानेंट टिश्यू है और ये कॉम्प्लेक्स है। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको जाइलम की पता हो। और इसके अंदर आपको 4 टाइप के सेल्स नजर आएंगे। एक इसमें ये ट्रैकीड्स हैं, दूसरे वेसल्स हैं, तीसरे जाइलम फाइबर्स और फिर जाइलम पैरेन्काइमा। इनमें आपने याद रखना है कि ये जो शुरू के 3 सेल्स आपको बताएं दीज आर डेड सेल्स। ये जब पैदा होते हैं उस वक्त लिविंग होते हैं, बट लेटर ऑन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ दीज सेल इज डिसइंटीग्रेटेड, उसके बाद फिर ये डेड हो जाते हैं। सिर्फ ये एक लिविंग सेल है जाइलम का। जाइलम हैज ओनली 1 लिविंग सेल, अदरवाइज बाकी सारे इसके डेड सेल्स हैं। अच्छा, याद रहे कि ये इनको डेड सेल कहा जाएगा, इनको नॉन लिविंग नहीं कहा जाएगा। नॉन लिविंग में और डेड में फर्क क्या होता है? नॉन लिविंग का मतलब ये होता है कि वो चीज जिसका लाइफ से कोई ताल्लुक ही ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये पेन, ये जाहिर है कि ये नॉन लिविंग है, ये डेड नहीं है, नॉन लिविंग है। लेकिन इसके मुकाबले में आप ये देखिए, ये कभी जब पैदा हुए थे तो लिविंग थे, बट बाद में जब लाइफ खत्म होगी तो डेड हो गए। तो डेड और नॉन लिविंग में फर्क है। लिहाजा किसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन लिविंग सेल ऑफ द जाइलम, तो आपने कहीं इसको पिक नहीं कर लेना, ये गलत हो जाएगा। तो ये डेड सेल्स हैं। अच्छा, तो ये जो हमने 4 किस्म के सेल्स देखे उसमें ट्रैकीड्स are dead elongated cells. They are actually elongated with tapering end. ये इनकी प्रॉपर्टीज आपने याद रखना है। इनको आइडेंटिफाई करने के क्वेश्चन हो सकते हैं, इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स दी होंगी और आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन से टाइप का सेल है। सो ये elongated सेल्स होते हैं विद टेपरिंग एंड, जैसे कि आपको यहाँ पर ये जाइलम का स्केच बना के दिखाया है। तो इसके अंदर आपको ट्रैकीड्स नजर आ रहे हैं, ये वाले सेल्स। इसमें देखो ये जो एंड्स हैं ये टेपर्ड हैं। टेपरिंग का मतलब है नैरो एंड्स होते हैं, और वैसे ये थोड़े elongated हैं, या इनको स्पिंडल शेप सेल्स भी कहा जाता है। और लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं क्योंकि इनके अंदर ये डेड सेल्स हैं, स्क्लेरेनकाइमा टाइप के सेल्स हैं, और इनके अंदर सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है और उसमें लिग्निन मौजूद है, तो ये सपोर्ट में भी इन्वॉल्व है। अच्छा, ट्रैकीड्स में मजीद प्रॉपर्टी अब देखिए कि दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड गिव सपोर्ट एंड आल्सो इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। इसका डुअल रोल है, ना सिर्फ सपोर्ट बल्कि इसके साथ साथ आप कंडक्शन में भी इनका रोल मुलाहिजा करेंगे। तो ये दोनों रोल्स आपने याद रखने हैं। ट्रैकीड्स में आप एक पॉइंट और भी जरूर याद रखिएगा कि जाइलम में जो डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं उनमें ट्रैकीड्स ऐसे सेल्स हैं विच आर फाउंड इन द जाइलम टिश्यू ऑफ ऑल वेस्क्यूलर प्लांट्स, और इसी वजह से तमाम वेस्क्यूलर प्लांट्स ट्रैकियोफाइट्स कहलाते हैं क्योंकि उनके जाइलम के अंदर ट्रैकीड जरूर प्रेजेंट होते हैं। सो ये बड़ा अहम पॉइंट है, अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है ट्रैकीड्स के हवाले से। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए कि वेसल्स जो दूसरे टाइप के जाइलम सेल्स थे दे आर ऑल्सो डेड सेल्स। दे आर वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, एंड दे आर हाईली थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर। और इनमें ऐसा होता है कि इनमें फ्यूजन ऑफ सेवरल वेसल सेल्स के वजह से जो कि एंड टू एंड एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और दरमियान में इनकी जो क्रॉस पार्टीशन है वो सारी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। दे फॉर्म एन ओपन पाइपलाइन लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये जैसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर प्लेस होकर इनकी दरमियान की वॉल्स डिसइंटीग्रेट हो गई हैं और पूरी एक पाइपलाइन बनी हुई है। तो दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दे आर ओनली फाउंड इन द एंजियोस्पर्म्स। जो हायर प्लांट्स हैं सिर्फ उनके अंदर आपको मिलेंगे, बाकी प्लांट्स में आपको ये नहीं मिलते। एंड दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। इनका रोल भी कंडक्शन ऑफ वाटर है, सिर्फ एंजियोस्पर्म में ये पाए जाते हैं। और चूंकि ये हाईली थिक वॉल है, इनके पास भी सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इस वजह से दे आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। जितने भी डेड सेल्स हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए एक और फीचर है जाइलम वेसल्स का कि वेसल मेंबर्स या वेसल एलिमेंट्स आर शॉर्टर देन ट्रैकीड्स।
इंडिविजुअल अगर वेसल की बात की जाए तो ट्रैकीड से वो शॉर्टर होते हैं, बट पाइपलाइन की तरह ये एक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, और इस वजह से ये एक ओपन पाइपलाइन फॉर्म करें। अदरवाइज अगर ट्रैकीड से कंपेयर किया जाए तो दे आर शॉर्टर देन ट्रैकीड। तो ये जितने भी फीचर्स बताए आपने ये याद रखने। अच्छा, जाइलम फाइबर्स दे आर ऑल्सो डेड सेल्स, लेकिन ये ट्रैकीड की तरह होंगे बट उनसे बहुत नैरो होंगे, हाईली इलोंगेटेड होंगे, हाईली थिक वॉल्ड होंगे, और इनके एंड्स भी टेपरिंग होंगे। लेकिन ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द कंडक्शन। ठीक है, और दूसरी तरफ फिर ये फीचर यहां पे हम छोड़ देंगे, ये नेक्स्ट जाइलम पैरेन्काइमा के साथ लिंक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा आर द ओनली लिविंग सेल्स इन द जाइलम। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो कि लिविंग है, ये थिन वॉल्ड है, पैरेन्काइमा इन नेचर है, ब्रॉड सेल्स होते हैं, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो टेम्परेरली वाटर और मिनरल्स की स्टोरेज यहां पर हो रही होगी। तो ये आप देख रहे हैं कि जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स ये कंपैरेटिवली ब्रॉड सेल्स होंगे और थिन वॉल्ड होंगे। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा डायमीटर रखने वाला सेल कौन सा होगा, तो आप देखिए क्रॉस सेक्शन में आपको जाइलम टिश्यू नजर आ रहा है, और सबसे ज्यादा डायमीटर आपको वेसल्स का मिल रहा है। तो वेसल्स हैव हाईएस्ट डायमीटर अमंग ऑल द जाइलम सेल्स। जी, तो अभी इसी तरह से हम फ्लोएम के बारे में डिस्कस करते हैं कि फ्लोएम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनके क्या फंक्शन है। तो जाइलम की तरह फ्लोएम भी दरअसल एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, यानी इसमें भी डिफरेंट काइंड के सेल्स होंगे। ये आपके सामने सेल्स नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी परमानेंट टिश्यू है, यानी इसमें भी पावर ऑफ सेल डिवीजन हरगिज नहीं है। तो इसके ये जो 4 काइंड के सेल्स हैं, इसमें आप याद रखिए कि शुरू के तीनों सेल्स ये लिविंग सेल्स होंगे, लेकिन इसके बरक्स ये फ्लोएम फाइबर आर द ओनली डेड सेल। तो ये जाइलम से बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन यहां पे नजर आ रही है आपको। अच्छा, अब इनके जो 3 तरह के सेल्स हैं, सीव ट्यूब सेल्स। तो सीव ट्यूब सेल्स आर द ओनली कंडक्टिंग सेल्स, दे आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, और इसमें ऐसा होता है कि ये दरमियान से नैरो होंगे और ब्रॉड, इनके एंड्स ब्रॉड होते हैं। ये देखिए, ये आपको एक सीव ट्यूब नजर आ रहा है कि सेंटर से ये थोड़ा नैरो और इसके जो एंड्स हैं वो ब्रॉड होते हैं। आपने अभी जो ट्रैकीड्स देखे थे वो दरमियान से मोटे और एंड्स टेपर थे, ये उसके बिल्कुल अपोजिट शेप शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक सोल्यूट्स को ट्रांसलोकेट करने वाले ये वाहिद सेल्स हैं फ्लोएम में, इसके अलावा और कोई कंडक्टिंग सेल नहीं होता। These are formed by end-to-end fusion of the cells called sieve tube element। जिस तरह से वो वेसल सेल्स वेसल एलिमेंट की एक दूसरे के साथ फ्यूजन से फॉर्म होते हैं और वो एक पाइपलाइन फॉर्म करते हैं जाइलम के अंदर, बिल्कुल इसी तरह से फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट्स की एंड टू एंड फ्यूजन से ये फॉर्म होंगे। लेकिन यहां पर आपको दरमियान में जो क्रॉस पार्टीशंस हैं वो डिसइंटीग्रेटेड नजर नहीं आएंगी। यहां पर आपको नैरो ये सेल्स दरमियान में कुछ क्रॉस पार्टीशंस, ऑब्लिक पार्टीशंस आपको ये फॉर्म करती हुई नजर आएंगी। दीज आर ट्रांसफर्स या ऑब्लिक पोर बियरिंग पोर्शन, जिनको सीव प्लेट कहा जाता है। ये आपके सामने सीव प्लेट नजर आ रही है जो बहुत ज्यादा पोरस प्लेट होती है, तो इसी वजह से इसका नाम सीव ट्यूब सेल है। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर्टीज इसकी याद रखनी है। अच्छा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स ये दरअसल नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, दे डोंट हैव न्यूक्लियस। हालांकि ये लिविंग सेल्स हैं लेकिन ये न्यूक्लियस कंटेन नहीं करते। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है, प्लांट के अंदर ये वाहिद सेल्स हैं दैट डोंट हैव न्यूक्लियस। लेकिन इनकी एक्टिविटी फिर कैसे कंट्रोल हो रही है, तो एक्चुअली दे हैव कंपेनियन सेल्स। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स टुगेदर विद कंपेनियन सेल्स ये फंक्शनल यूनिट फॉर्म करते हैं जो कि कंडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो याद रखो, उसमें कंपेनियन सेल्स आर नॉट परफॉर्म या नॉट इन्वॉल्व इन कंडक्शन, ये जस्ट हेल्प कर रहे हैं। कंडक्शन में मेन रोल सीव ट्यूब का ही माना जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर कंपेनियन सेल्स दे जस्ट प्रोवाइड एनर्जी टू सीव ट्यूब एलिमेंट्स फॉर देयर एक्टिविटीज। जैसे कुछ जगहों पर आप देखेंगे, जैसे सुक्रोज की लोडिंग या सुक्रोज की अनलोडिंग के अंदर ये एनर्जी रिक्वायर होती है, और वो एनर्जी दरअसल कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब को मिलती है, बिकॉज सीव ट्यूब सेल्स इनके अपने पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अच्छा, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो इसमें एज यूजुअल वही फंक्शन है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज सेल्स हैं, बट फाइबर्स आर हाईली थिक वॉल्ड सपोर्टिंग सेल्स।
तो फ्लोएम के अंदर सिर्फ एक सपोर्टिंग सेल है, जबकि जाइलम में आपने 3 सपोर्टिंग सेल देखे थे, ट्रैकिड भी, वेसल्स भी और फाइबर्स भी, और स्टोरेज सेल दोनों में एक है। लेकिन इसी तरह से आप देखिए कि जो कंडक्टिंग सेल्स हैं, जाइलम के अंदर 2 कंडक्टिंग सेल्स हैं, वेसल्स और ट्रैकिड, और यहां पर आपको सिर्फ एक कंडक्टिंग सेल सीव ट्यूब की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो ये कंपैरिजन वाले पॉइंट भी माइंड में होने चाहिए आपके, और ये जो प्रॉपर्टीज बताइए जाइलम और फ्लोएम की, ये भी क्लियर होनी चाहिए। अब आइए ascent of sap की तरफ। ascent of sap is actually the upward movement of water and dissolved minerals from roots to leaves through xylem। ये xylem के थ्रू जो मूवमेंट होती है दरअसल उसे ascent of sap कहा जाता है। ascent of sap इसी वजह से ये टाइटल इसके लिए यूज किया गया है कि दिस मूवमेंट इज ऑलवेज occurs in upward डायरेक्शन, क्योंकि रूट्स आर इन्वॉल्व इन द अपटेक ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, और उसके बाद फिर थ्रू द xylem ये वाटर ऊपर मूव करेगा। तो असेंट ऑफ सैप चूंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट हो रही है, इस वजह से यहां पर कोई ऐसी पर्टिकुलर फोर्स जरूर इन्वॉल्व होनी चाहिए जो कि अगेंस्ट द ग्रेविटी इसको मूव करवा सके। तो इसमें जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है इस मूवमेंट के लिए वो कहलाता है टैक थ्योरी। लेकिन टैक थ्योरी के अलावा यहां पर रूट प्रेशर थ्योरी भी वर्क करती है, और इसका भी जिक्र मिलता है हमें बाज बुक्स के अंदर, रूट प्रेशर थ्योरी से कहते हैं। और रूट प्रेशर थ्योरी के अलावा यहां पर आपको एक और कॉन्सेप्ट भी मिलेगा जो असेंट ऑफ सैप को डिस्क्राइब करता है, उसे कहते हैं इम्बाइबिशन थ्योरी। सो ये इस तरह से टोटल 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। एक जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है वो है टैक थ्योरी, also known as ट्रांसपरेशन पुल थ्योरी, या इसको कोहेजन टेंशन थ्योरी भी कहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट रूट प्रेशर थ्योरी, और तीसरा इम्बाइबिशन थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी और इम्बाइबिशन थ्योरी का आइडिया आपको पंजाब वाली बुक के अंदर मिल जाएगा, और दीगर जो ओल्ड 2000 वाली करिकुलम से रिलेटेड बुक्स हैं उनके अंदर मिल जाएगा। लेकिन ये जो टैक थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये आपको तमाम बुक्स के अंदर मिलेगा, इंक्लूडिंग फेडरल बोर्ड, एनबीएफ के अंदर सिर्फ टैक थ्योरी का जिक्र है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल फोर्स हैं। तो अब आप देखिए कि ये जो टैक थ्योरी है ये क्या कहती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस टैक थ्योरी 4 फैक्टर्स, उसमें सबसे सरफहरिस्त थे ट्रांसपरेशन पुल। टैक्ट में जो टी है, फर्स्ट टी, ये ट्रांसपरेशन पुल को इंडिकेट कर रहा है। सेकंड फैक्टर उसमें एडहीजन, ए फॉर एडहीजन, उसके बाद फिर कोहेजन, सी फॉर कोहेजन, एंड देन टेंशन, टी फॉर टेंशन। तो इस तरह से ये टैक थ्योरी बन गई। 4 कंपोनेंट्स हैं, ट्रांसपरेशन पुल अलॉन्ग विद एडहीजन, कोहेजन एंड टेंशन कंबाइन टू फॉर्म अ कलेक्टिव फोर्स, और ये फोर्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस असेंट ऑफ सैप। तो इस थ्योरी में ये जो 4 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए इनका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो सबसे पहले अगर हम ट्रांसपरेशन पुल को डिफाइन करें तो एक्चुअली ट्रांसपरेशन पुल इज अ पुलिंग फोर्स व्हिच इज डेवलप्ड इन द लीव्स ड्यू टू ट्रांसपरेशन। देखो होता क्या है कि जब ये आउटर एयर, दिस इज एक्चुअली आउटर एयर, जब ये ड्राई हो जाती है, वाटर पोटेंशियल यहां पर कम हो जाता है, तो लीफ की इंटरसेलुलर स्पेस से वाटर डिफ्यूज करके बाहर चला जाएगा। अभी हमने क्वेश्चंस में ये डिस्कस किया था कि ये वाटर जो यहां से इंटरसेलुलर स्पेस से बाहर जाएगा ये ऑस्मोसिस के जरिए नहीं जा रहा बल्कि ये डिफ्यूजन होगा, क्योंकि यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रही। लेकिन उसके बाद फिर जब यहां पर लीफ इंटरसेलुलर स्पेस में वाटर पोटेंशियल लो हो जाता है तो सराउंडिंग सेल में उस वक्त चूंकि वाटर पोटेंशियल हायर होगा तो वाटर सराउंडिंग सेल से मूव करके लीफ इंटरसेलुलर स्पेस में कलेक्ट होगा। जब सराउंडिंग सेल्स का वाटर पोटेंशियल लो होगा तो वो अपने पिछले सेल से वाटर को ड्रेग करेंगे और ये सिलसिला चलते चलते जाइलम सेल्स तक जा पहुंचता है। तो जैसे जैसे वाटर यहां से बाहर एवोपरेट करता रहेगा तो साथ साथ आप देखिए कि एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होती रहेगी। सो ये पुलिंग फोर्स जो वाटर की ट्रांसपायरेशन के नतीजे में लीव्स के अंदर जनरेट हो रही है इसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। अब ये जो ट्रांसपायरेशन पुल है ये मजीद फैक्टर्स के साथ मिलकर असेंट ऑफ सैप को मुमकिन बनाता है। अब वो मजीद फैक्टर्स कौन से आपको मैंने बताए, उसमें आप देखिए कि एडहीजन एंड कोहेजन। तो एडहीजन और कोहेजन ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेजन। ये आपको सपोज करें वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाए गए और इनके दरमियान जो अट्रैक्शन नजर आ रही है दिस इज एक्चुअली कोहेजन।
लेकिन अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ कंटेनर इन विच वाटर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड द एडिशन। अब आप देखो कि ये आपको वाटर मॉलिक्यूल्स ये कंटेनर की वॉल के साथ भी अट्रैक्शन शो करते हुए नजर आ रहे हैं, इसी अट्रैक्शन को दरअसल एडहीजन कहा जाता है। तो ये जो कोहेजन और एडहीजन का फैक्टर आपको बताया, ये दरअसल वाटर को इस तरह से कंटिन्यूअस कॉलम में स्टैब्लिश करता है। वाटर अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस कॉलम ड्यू टू दीज फैक्टर्स। और इसी तरह से एक और चीज है टेंशन। तो टेंशन क्या चीज है? टेंशन रेफर्स टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग द वाटर मॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था कि इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल आपस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन शो करते हैं। तो दिस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी को यहां पर टेंशन कहा गया है। तो यूं ये टेंशन, कोहेजन और एडहीजन मिलकर ये वाटर को एक कंटिन्यूअस कॉलम में स्टैब्लिश कर देते हैं, और जो जाइलम की स्ट्रॉन्ग वॉल्स हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। यूं आप देखिए कि असेंट ऑफ सैप मुमकिन होता है कि जैसे जैसे देखिए ट्रांसपायरेशन होती रहेगी, वाटर बाहर मूव करेगा तो वाटर जाइलम से यूं खिंचता चलाएगा, और जाइलम के अंदर चूंकि वाटर यूं कंटिन्यूअस स्ट्रीम की शक्ल में होगा, कॉलम की शक्ल में होगा ड्यू टू कोहेजन, एडहीजन एंड टेंशन। तो अब जैसे जैसे ट्रांसपायरेशन होगी तो वाटर उसी रफ्तार से ऊपर मूव करता चला जाएगा। ना सिर्फ वाटर की ये मूवमेंट इस टैक थ्योरी की वजह से हो रही है, ट्रांसपायरेशन की वजह से हो रही है, बल्कि ये असेंट ऑफ सैप एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट उसको भी मुमकिन बना रहा होता है कि जितना ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो रहा होगा उतनी एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये असेंट ऑफ सैप मुमकिन हो रहा है। अच्छा, उसके बाद यहां पर हमने वो जो दो और जिक्र किए थे टैक थ्योरी के अलावा, रूट प्रेशर का जिक्र किया था। तो आप याद रखो कि रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहती है, ये आपने पंजाब वाली बुक से पढ़ना है। रूट प्रेशर थ्योरी के मुताबिक एक ऑस्मोटिक प्रेशर है जो कि रूट के जाइलम सेल्स के अंदर अपीयर होगा, और ये प्रेशर भी दरअसल पहले रूट जाइलम सेल्स के अंदर मिनरल डिपॉजिट होते हैं और उसके नतीजे में फिर वाटर उसके अंदर ऐड होगा। तो वाटर के वहां पर ऐड अप होने से वहां पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सो दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दरअसल ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की टर्म हम यूज करते हैं हर उस प्रेशर के लिए जो कि वाटर की वजह से डेवलप हो। सो दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन रूट जाइलम सेल्स के अंदर ये डेवलप होगा, और इस रूट प्रेशर की वजह से ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो रूट के अंदर डेवलप हुआ है इसी को रूट प्रेशर कहा गया है, और इसकी वजह से ये कहा जाता है कि वाटर मिनरल्स ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अब देखो टैक थ्योरी ये कहती है, ट्रांसपायरेशन पुल ये कहता है कि एक फोर्स है जो लीफ के अंदर जनरेट हो रही है वो रिस्पॉन्सिबल है, और ये रूट प्रेशर ये एक्सप्लेन कर रहा है कि एक फोर्स है जो रूट में जनरेट हो रही है उसकी वजह से अपवर्ड मूवमेंट होती है। अब दोनों में से किसको दुरुस्त माना जाए? असल में देखो कि ये जो रूट प्रेशर है ना, इसकी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देखें तो मैक्सिमम वैल्यू किसी सेल के अंदर जो रिकॉर्ड हुई है वो तकरीबन कोई ये 800 किलो पास्कल के करीब है, 800 किलो पास्कल, जबकि आमतौर पर जो इसकी वैल्यू होती है वो है तकरीबन इस रूट प्रेशर की 100 to 200, ये नॉर्मली वैल्यू आपको मिलेगी ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर। लेकिन आपको ओकेजनली किसी प्लांट में यूं 800 किलो पास्कल तक इसकी वैल्यू मिलती है। इवन ये जो 800 किलो पास्कल रूट प्रेशर है ये भी इनसफिशिएंट है टू मूव द वाटर अप टू द हाईएस्ट टॉलेस्ट ट्रीज। जो टॉलेस्ट ट्रीज हैं दुनिया में जिनकी हाइट तकरीबन 120 मीटर है, इन 120 मीटर हाइट रखने वाले प्लांट्स में इवन ये 800 किलो पास्कल भी इनसफिशिएंट फोर्स है इतना ऊपर पहुंचाने के लिए। लेकिन वो जो ट्रांसपायरेशन पुल वाली थ्योरी थी वो इसके लिए एक्सेप्टेबल है। बेशक इतनी हाइट वाले प्लांट हो या इससे भी ज्यादा हाइट वाले प्लांट हो, ट्रांसपायरेशन पुल ये कहता है कि उसकी वजह से असेंट ऑफ सैप मुमकिन है, और वो प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेटेड भी है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। तो इस वजह से रूट प्रेशर के मुकाबले में हम टैक थ्योरी को, ट्रांसपायरेशन पुल को मोर एक्सेप्टेबल कंसिडर करेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि हम रूट प्रेशर को बिल्कुल डिनाई कर दें कि ये बिल्कुल गलत है। रूट प्रेशर अपनी जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू कम होती है ना। जो छोटे प्लांट्स हैं जैसे हर्ब्स हैं तो उनके अंदर रूट प्रेशर की वजह से असेंट ऑफ सैप बिल्कुल मुमकिन है, वहां पर हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये देखिए कि रूट प्रेशर जो है वो डे एंड नाइट एग्जिस्ट कर रहा होता है, बट ट्रांसपायरेशन पुल एग्जिस्ट ओनली इन द डे टाइम।
तो चलें टैक्ट थ्योरी डे टाइम में तो असेंट ऑफ सैप को मुमकिन बनाती है, रात को फिर कैसे होता होगा, तो जाहिर है फिर रूट प्रेशर भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, तो इस वजह से इसको भी आपने कंसिडर करना है। एक और प्रोसेस आपने याद रखना है जो रूट प्रेशर के साथ लिंक है अपार्ट फ्रॉम असेंट ऑफ सैप, और वो है गुटेशन। गुटेशन ये लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द लीफ मार्जिन, गुटेशन, या इसके लिए टर्म यूज की जाती है एक्सुडेशन, ठीक है। तो गुटेशन या एक्सुडेशन, दिस इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ द लीफ। इस तरह से लीफ मार्जिन से वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रहे होते हैं। असल में लीफ मार्जिन के अंदर कुछ सुराख होते हैं विच आर कॉल्ड हाइडाथोड्स, हाइडाथोड्स इन्हें कहा जाता है। सो दीज ओपनिंग्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज वाटर सीक्रेटिंग ग्लैंड्स, इनको वाटर ग्लैंड्स भी कंसिडर किया जाता है। सो इन वाटर ग्लैंड्स के थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में लीफ मार्जिन से एस्केप हो रहा होता है। सो दिस गुटेशन और एक्सुडेशन इज आल्सो ड्यू टू रूट प्रेशर। अगर किसी सवाल में आपसे पूछा जाए कि इन एडिशन टू असेंट ऑफ सैप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज आल्सो परफॉर्म बाय द रूट प्रेशर, तो गुटेशन या एक्सुडेशन को आपने कंसिडर करना है। अच्छा, इसी तरह से इम्बाइबिशन फोर्स, तो कुछ साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि सेल वॉल के अंदर जो हाइड्रोफिलिक मटेरियल है, जैसे अभी हमने एपोप्लास्ट पाथवे में भी जिक्र किया था कि सेल वॉल टू सेल वॉल हाइड्रोफिलिक मटेरियल यूं वाटर को यूं ऊपर की तरफ खींचते चले जाते हैं, इस फेनोमेनन को इम्बाइबिशन कहा जाता है। तो इस तरह से इम्बाइबिशन भी एक फोर्स है जो असेंट ऑफ सैप को मुमकिन बनाती है, लेकिन ये भी कोई इंडिपेंडेंट फोर्स नहीं है। तो याद रखिए कि इम्बाइबिशन फोर्स हो या रूट प्रेशर हो, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट फोर्सेस, बट टैक्ट थ्योरी ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। लेकिन उसका ड्रॉबैक आपको मैंने बताया कि रात के वक्त ये ट्रांसपैरेशन पुल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ट्रांसपैरेशन ऑलमोस्ट नहीं हो रही होती रात को। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। अब आप देखिए कि ऑर्गेनिक सोल्यूट्स, उनकी ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के जरिए होगी, और वो कैसे होगी? द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड, ऑर्गेनिक सोल्यूट से मतलब है प्रिपेयर्ड फूड, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। यहां पर हम डायरेक्शन को यूं स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि फ्रॉम रूट्स टू लीव्स या फ्रॉम लीव्स टू रूट या फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो इस तरह यहां पर करेक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है, जैसे असेंट ऑफ सैप में हमने कहा कि अपवर्ड मूवमेंट, बल्कि यहां पर ऐसा होता है कि दिस मूवमेंट ऑलवेज अकर्स फ्रॉम सोर्स टूवर्ड्स अ सिंक। सोर्स क्या चीज होती है? सोर्स असल में एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहां पर फूड सप्लाई हो रहा हो, जहां से एरिया ऑफ सप्लाई ऑफ फूड इज कॉल्ड सोर्स, या दूसरे लफ्जों में वेयर ऑर्गेनिक सोल्यूट्स आर इन हायर कंसंट्रेशन, वो सोर्स कहलाएगा। मिसाल के तौर पर कोई फूड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गन हुआ या कोई स्टोरेज ऑर्गन है जहां से फूड की सप्लाई हो रही है, तो वो सोर्स है। ऑन द अदर हैंड सिंक किसको कहेंगे? द टर्म सिंक इज यूज्ड फॉर द एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, या दूसरे लफ्जों में द एरिया इन विच ऑर्गेनिक सोल्यूट्स आर लेस इन कंसंट्रेशन, उसको सिंक कहा जाएगा। जैसे कोई मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन हो सकता है या फिर कोई स्टोरेज ऑर्गन जब उसके अंदर फूड स्टोर हो रहा हो, तो इस चीज को आप सिंक कहेंगे। तो हमेशा ये सोर्स से सिंक की तरफ मूवमेंट होती है। तो अब ये मूवमेंट किस चीज की होगी? ऑर्गेनिक सोल्यूट्स की कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या चीज है जो मूव कर रही होती है? हाँ जी, तो इसमें देखिए कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट अगर आप कंपेयर करें तो ये जो एफिड्स होते हैं, प्लांट पैरासाइट्स हैं, ये फ्लोएम का सैप सक करते हैं और इतना जोरों शोर से बाजुकात ये सक कर रहे होते हैं कि इनकी पोस्टीरियर ओपनिंग से आपको ये ड्रॉप यूं ऊज करता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो ये जो ड्रॉप है इसको कहते हैं हनी ड्यू। तो ये हनी ड्यू दरअसल ये फ्लोएम सैप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये हनी ड्यू एग्जैक्टली वही कंपोजिशन शो करता है जो फ्लोएम सैप की है। और इसकी कंपोजिशन से ये बात रिवील हुई है कि इसके अंदर 10 to 25% ड्राई मैटर मौजूद है, बाकी इसमें पानी होगा इसमें, ठीक है। तो 10 to 25% जो ड्राई मैटर इसके अंदर मौजूद है, उस 10 to 25% ड्राई मैटर में 90% आपको सिर्फ एक ही चीज मिलती है, वो है सुक्रोज, और बाकी 10% इसमें अमाइनो एसिड भी होंगे, इसमें हार्मोन्स भी होंगे, ठीक है। तो बाकी जितनी भी चीजें हैं अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो बाकी 10% में शुमार होते हैं। 90% ऑफ दिस ड्राई मैटर कंसिस्ट ऑफ सुक्रोज, जो कि आमतौर पर केन शुगर कहलाती है। हमने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में इस डाइसैकेराइड के बारे में ये डिस्कस किया था कि ये ट्रांसपोर्टिंग कार्बोहाइड्रेट किस वजह से, एक तो ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और दूसरा आपको ये बताया था कि ये
ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, ये पॉइंट आपको यहां पर भी याद होने चाहिए। अच्छा, तो अब आप देखो कि ये कैसे मूव करेगा, मैकेनिज्म क्या है। तो असल में यहां पर एक मैकेनिज्म बयान किया जाता है जिसे कहते हैं प्रेशर फ्लो या मैस फ्लो थ्योरी। पहले यहां पर अज्यूम किया जाता था कि शायद डिफ्यूजन भी इन्वॉल्व होती है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होती है, तो ऐसा कोई एविडेंस प्रॉपरली सामने नहीं आया कि ड्यूरिंग दिस ट्रांसलोकेशन कोई डिफ्यूजन की मूवमेंट होती हो, क्योंकि डिफ्यूजन के जरिए अगर कोई चीज मूव करे तो उसकी जो वेलोसिटी होती है ना वो 1 मीटर पर 8 ईयर्स होगी। आप अंदाजा करें कि डिफ्यूजन का रेट कितना स्लो होता है, लेकिन एक्चुअली ये जो ट्रांसलोकेशन हो रही है इसकी वेलोसिटी क्या है, ये 1 मीटर पर आवर के रफ्तार से ये चीजें मूव कर रही होती हैं। इसका मतलब डिफ्यूजन भी पॉसिबल नहीं है यहां पर, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी कोई कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं मिला, स्पेशली ड्यूरिंग द मूवमेंट। तो ये एक प्योरली पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और वो पैसिव ट्रांसपोर्ट किस मैकेनिज्म के तहत है, प्रेशर फ्लो या मैस फ्लो के जरिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रेशर फ्लो या मैस फ्लो थ्योरी यहां पर होगा क्या, यहां पर एक ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स, ऑर्गेनिक सोल्यूट्स फ्रॉम सोर्स टूवर्ड सिंक। अब यहां पर होता क्या है, इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से कि यहां पर देखो जो लोडिंग होगी ना सुक्रोज की किसी सोर्स सेल से सीव ट्यूब के अंदर जो लोडिंग हो रही है, तो लोडिंग में इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। लोडिंग के अंदर भी एनर्जी खर्च हो सकती है, और जब अनलोडिंग होगी सिंक एरिया में वहां पर भी एनर्जी खर्च होगी, लेकिन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कोई एनर्जी यहां पे खर्च नहीं होनी। अब यहां पर होता यह है कि सबसे पहले जब ये यहां पर फूड सिंथेसाइज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू सुक्रोज, एंड देन सुक्रोज बिगिन टू अपटेक इनटू द सीव ट्यूब। यूं इसकी ये लोडिंग शुरू हो जाती है। और यहां पर होगा क्या कि जब सुक्रोज की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगी, तो सुक्रोज की कंसंट्रेशन बढ़ने से यहां पर वाटर भी फिर तेजी से दाखिल होना शुरू हो जाएगा बाय ऑस्मोसिस, और जैसे ही वाटर यहां पे दाखिल होता है तो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां पे बिल्ट हो जाता है। तो ये वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जिसको हम ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर कह रहे हैं। तो ये ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस की वजह से ये डेवलप हो रहा है। सो दिस ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर इज हायर इन द सोर्स वेयर एज इट इज लोअर इन द सिंक, क्योंकि वहां पर इस तरह का अभी मैकेनिज्म नहीं है, तो इस वजह से वहां पर ये लोअर होगा। तो यूं एक ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा बिटवीन सोर्स एंड सिंक। तो दिस ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल। अब इसकी वजह से ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है बिटवीन सोर्स एंड सिंक, ये असल में वाटर और मिनरल्स को आगे मूव करने के लिए कंपेल करेगा। जैसे ही ये वाटर और मिनरल्स नहीं बल्कि ये ऑर्गेनिक सोल्यूट्स हैं, तो जैसे ही ऑर्गेनिक सोल्यूट्स ये आगे मूव करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर, दे हैव टू पास थ्रू द सीव ट्यूब। तो जो सीव ट्यूब सेल्स के दरमियान में आपने सीव प्लेट देखी थी जो कि पोरस थी, तो उन स्मॉल बोर एरिया वाले पोर से जब ये सोल्यूट्स गुजरते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में, तो ऐसी सूरत में उनकी पेस बढ़ जाती है। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप देखिए किसी भी लिक्विड को आप अगर एक नैरो बोर वाले पाइप से गुजारते हैं तो उसका फ्लो तेज हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर एक सेल से दूसरे में जाते हुए इनका फ्लो बढ़ जाएगा और आगे और बढ़ जाएगा। यूं करते करते एक एवरेज वेलोसिटी ये गेन कर लेंगे, दैट इज 1 मीटर पर आर। तो 1 मीटर पर आर की रफ्तार से ये इस तरह से सिंक की तरफ जाएंगे, और आखिर में फिर सिंक में जाकर दोबारा फिर अनलोडिंग होगी तो वहां पर भी एनर्जी खर्च होगी। तो याद रखो कि सिर्फ लोडिंग और अनलोडिंग में एनर्जी खर्च होनी है, लेकिन ट्रांसलोकेशन के दौरान अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी खर्च हो रही है तो नो एनर्जी इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.